आज बात करेंगे फिल्म वॉर 2 की। वॉर 2 रिलीज हो गई है। मूवीज को लेके एक बात मानता हूं मैं कि एक्सपेक्टेशन ही मैजिक की मौत है। आप ज्यादातर फिल्मों के मामले में ये देखेंगे कि अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि फिल्म अच्छी ही होगी और देखने जाते हैं तो फिर आप उसके मैजिक को मरा हुआ पाते हैं। बहुत कम फिल्में ऐसी होती है कि आप कितना भी एक्सपेक्ट कर लीजिए, वो फिल्में जब भी देखते हैं फिर भी फिल्में आपको सरप्राइज करती है, ओवर पार करती हैं। बचपन में न जाने कितनी फिल्में हमने देखी जिनको देख के हम आनंदित हुए, जिन्होंने बचपन में दुनिया के थपेड़ों से हमको बचाया, तमाचों से, शोकों से, पीड़ाओं से हमको बचाया, अपनी गोद में छुपाया। वे फिल्में हमेशा जादू करके गईं। कोई एक्सपेक्टेशन, कितना भी एक्सपेक्टेशन रहा हो, वो घटा ना सका उसके मैजिक को। बड़े हो गए, सिनेमा को देखा, व्यापक सिनेमा देखा, विश्व सिनेमा देखा। उसके बाद भी एक दिन बाला की नान कटवल जब देखी तो फिर उसने मैजिक किया। फिर बढ़ा चढ़ा के सबको तारीफ करके भी दिखाई, उनकी एक्सपेक्टेशन को अधिकतम करके भी उनको दिखाया तो भी वो सरप्राइज हुए, उन पर उस फिल्म ने मैजिक किया। आज भी अच्छा सिनेमा, इंगेजिंग सिनेमा, चाहे वो सिंपल से सिंपल स्टोरी टेलिंग ही क्यों न करता हो, वो आनंद देता ही है। ये सब कह देने के बाद वॉर 2 एक ऐसी फिल्म है जो मेरे यंगर सेल्फ को पसंद आती। मुझे हालांकि ये फिल्म मैजिकल नहीं लगी, पर आप इसको देख सकते हैं। मुझे मैजिकल क्यों नहीं लगी? मुख्य वजह है कि इसकी राइटिंग बहुत औसत है, यहाँ तक कि दोयम दर्जे की राइटिंग है। कुछ नया या मौलिक आप देख नहीं रहे हैं, ऐसा लगता है बार बार आपको। बहुत कुछ बहुत जगहों पर बार बार आप देख चुके हैं, ऐसा भी लगता है। आप ऋतिक के स्टाइल और एक्शन, कियारा के सौंदर्य, जूनियर एनटीआर की स्टार पावर और आशुतोष राणा के भरोसेमंद अभिनय निर्वाह के लिए वॉर 2 को जरूर देख सकते हैं। इसके एक्शन सीन्स तारीफ के काबिल हैं, बांधे रखते हैं। सिर्फ एक्शन के लिए खासतौर पे ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। मैं वॉर 2 को 5 में से 3 स्टार दूंगा। आप स्वयं देखिए, अपनी राय बनाएं। फिल्म पर अब बात विस्तार से होगी, फिल्म रसिकों के लिए है। आप रुकें, अपने विवेक से निर्णय लें। अपने नाम वॉर, युद्ध को सिद्ध करने की तलाश में ये मूवी खुलती है पहाड़ियों पर बने एक शाओलिन टेम्पल में। रात का वक्त है, आंगन में सामुराई लड़ाके और उनके साथी बैठे हैं और एक कुख्यात सा लेकिन सज्जन सा लगने वाला हेड भी बैठा है उनका। खून के चींटों से रंगा एक आदमी बाहर से भागता आया है, बोल रहा है हमला हो गया है, वॉर छिड़ गया है, कोई सेना आ गई है। और क्षितिज पर उभरती है 2 सम्मोहक आंखें। एक पुरुष है, उसी की आंखें हैं, वही अपने आप में सेना है। ये बात यहाँ हमको बता दी जाती है। किसी सिद्ध शिल्पकार की बड़ी विलक्षण छैनी हथौड़ी से तराशी हुई देह, हवा में लहराते बाल, केयरफ्री लेकिन सधी कदम चाल, ठंडा दिमाग, दांतों के एक कोने में फंसाई टूथपिक और बहुत सारा स्वैगर लिए एंट्री होती है कबीर धालीवाल की, जिसे ऋतिक रोशन ने पूरी प्रभावोत्पादकता से पूरी फिल्म में निभाया है। एक भेड़िया भी इस दौरान उसके साथ स्लो मोशन में चल रहा होता है और इस तरह लोन वुल्फ के इस रूपक को यहाँ लिटरल ही कर दिया जाता है। लिटरलिज्म का आज ये वही रोग है जो बड़ी बड़ी फिल्मों को संसार में खाए जा रहा है। इसी का जिक्र प्रोफेसर नामवली सर्पिल ने न्यूयॉर्क मैगजीन में अपने आर्टिकल में किया था। इसका शीर्षक था द न्यू लिटरलिज्म प्लेगिंग टुडेज बिगेस्ट मूवीज। इसमें इन्होंने अनोरा, द सब्सटेंस, ग्लैडिएटर 2, मेगलोपोलिस, द अप्रेंटिस जैसी फिल्मों का जिक्र किया था और इसके जरिए जो ये नया सरलीकरण फिल्मों में आया है इस पर बात की थी। हालांकि वॉर 2 जैसी कमर्शियल फिल्म है, इसको इससे छूट भी दी जा सकती है बशर्ते कि वो सरलीकरण दर्शक के लिए मैजिकल साबित हो। तो इस ओपनिंग सीन में कबीर उस आदमी को मारने आया है, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्योंकि हमें बताया जा चुका है कि कबीर अब रोग हो चुका है, RNDW उसने छोड़ दी है और अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है और भाड़े का किलर बन चुका है। तो इस आंगन में अब युद्ध छिड़ चुका है और बड़े खतरनाक लड़ाके उसको घेर चुके हैं। ये सारे के सारे सामुराई तलवार लिए लड़ने को आए हैं, ट्रेंड है इस चीज़ में, लेकिन कबीर इनसे यूं लड़ता है मानो सबके सब बच्चे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे उनका ऐसा लगना, इंफीरियर लगना फिल्म के हक में जाता है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी के एंड पे ये अच्छा फैसला नहीं माना जा सकता। ऋतिक यहाँ सामुराई तलवार भी कहीं कहीं ऐसे चलाते हैं जैसे द मास्क ऑफ ज़ोरो अगर आपने देखी हो तो उसमें एंटोनियो बैंडेरास चलाते हैं अपनी पतली सी नुकीली रेपियर तलवार, थोड़ा थोड़ा सा डांस करने के अंदाज में। ये सब इस पूरे ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस को सुंदर लेकिन अनकन्विंसिंग बनाता है। आगे हम एक बड़ा हैरान करने वाला और बड़ा असंभव सा एक्शन है, उसको देखते हैं। कबीर उसको अंजाम देता है, उसके साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेता है और उस आदमी को मार देता है। यहाँ कहानी एक बड़े डरावने से घटनाक्रम की ओर आगे बढ़ती है। कबीर कुछ ऐसा गलत काम कर जाता है कि रॉ उसको मारने के लिए एक एजेंट को भेजती है। वो एजेंट उसी की टक्कर का है। उस एजेंट का नाम है एजेंट विक्रम, जिसको एनटीआर जूनियर ने प्ले किया है। विक्रम को भी कबीर के जैसा ही एक बड़ा नायाब एक्शन सीक्वेंस इंट्रो के तौर पर दिया जाता है।
इसमें वो भी एक बड़ा नामुमकिन सालगिरह वाला रेस्क्यू मिशन है, उसको अंजाम देता है। इस एक्शन के कुछ तत्व आपको RRR के एक्शन से भी मिलते जुलते से नजर आएंगे। कबीर धारीवाल एक ऐसा एजेंट है जो दुनिया का सबसे खतरनाक कार्टेल, द कली कार्टेल, बड़ा डेस्परेटली चाहता है। वो चाहता है कि कबीर उनके लिए आकर काम करे। कली और कल्कि की जो प्राचीन भारतीय पौराणिक कथा है, वहाँ से ये नाम आया है। और थोड़ा सा हैरान ये बात करती है कि ये जो कार्टेल है, इसमें दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के प्रतिनिधि हैं, वो मेंबर हैं, लेकिन इसका नामकरण यूँ किया गया है कि वो एक पौराणिक भारतीय नाम है, उसको रखा गया है। खैर, दुनिया में इतने देश हैं, इतने काबिल एजेंट हैं, मर्सनरी है, भाड़े के हत्यारे हैं, प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन उन सबको छोड़ के इस ग्रुप को कबीर चाहिए। और जैसा कि फिल्म शुरू में इशारा कर चुकी होती है कि कबीर तो पूरी सेना के बराबर है। उसे ना तो कोई बैकअप चाहिए, ना कोई डिजिटल सपोर्ट चाहिए, ना कोई एक्सपर्ट साथी चाहिए, ना उसे अपने दुश्मनों के फ़ोन ट्रेस करने हैं, ना ट्रैक करने हैं, ना दूसरी चीज़ों को ट्रेस करना है, फेस रिकग्निशन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल भी उसको नहीं करना है। ये बेसिक फंक्शंस होते हैं किसी भी एजेंट के लिए अपना काम करने के लिए। हमने तो अब तक यही देखा है। उसके पास ना तो कभी बटुआ दिखता है, ना कैश दिखता है, ना वो ऑफिस में अपने मिशन के खर्चों के बिल जमा कराता है, न ही उसके पास दूसरे ऐसे एसेट हैं जहाँ से पैसों की सप्लाई यूँ मिल जाती हो, ऑफिस से ना मिले तो। यानी वो नीरज पांडे के स्पाई यूनिवर्स जैसा रियलिस्टिक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो यशराज के स्पाई यूनिवर्स के ही टाइगर जैसा भी नहीं है। वही टाइगर जो सुबह घर के सिंपल कपड़ों में भगोना लेके खड़ा होता है, दूध वाले से दूध ले रहा होता है और एक टिपिकल रॉ एजेंट लगता है। कबीर कुछ मिशन इम्पॉसिबल फिल्मों के ईथन हंट की तरह है। बस एक छोटा सा दानवा का अंतर यह है कि ईथन हंट किसी भी मजदूर की तरह मजदूरी करता है। वो बेतहाशा भागने को अभिशप्त है, वो जी जान लगा देता है, उसके चेहरे की सारी नसें छटपटा के लोच खाती रहती हैं और उसके लिए सारे मिशन इम्पॉसिबल हैं जिन्हें वो बहुत ही कठिनाइयों और बहुत ही युक्तियों के बाद सिर्फ टीम वर्क और गुरुत्वाकर्षण को पूरा सम्मान देने के बाद ही पूरा कर पाता है। लेकिन फिर विरोधाभास ये है कि वॉर 2 के अंत में भारत के प्रधानमंत्री की जान बचाते हुए कबीर बार बार गच्चा खाता है और उसका बेसिक एंटीसिपेशन भी काम नहीं कर रहा होता है। जबकि नए रॉ चीफ विक्रांत कौल, जिसको अनिल कपूर ने प्ले किया, और काव्या, जिसको कियारा ने प्ले किया है, उनसे वो पहले बोल चुका होता है कि उसके पास एक बड़ा कारगर और सटीक प्लान है। यशराज के स्पाई यूनिवर्स की कहानियों की राइटिंग उसका सबसे कमजोर पहलू बनती चली गई है। वॉर 2 में 6 जोरदार एक्शन सीक्वेंस हैं जिनके लिए 6 एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया गया है, लेकिन फिल्म में 6 सीटी बजाने वाले डायलॉग्स भी नहीं है। आप डायलॉग्स का बेस्ट स्तर अगर देखना चाहते हैं तो इसमें बेस्ट ये मिलता है, जैसे कुछ डायलॉग्स आप सुनिए। ओल्ड फैशन देशभक्त है, ये दुनिया के नए रूल्स नहीं समझ सकते। दूसरा डायलॉग है, देश के लिए कुर्बान होना एहसान नहीं हक है। तीसरा डायलॉग है, देशभक्ति सेहत के लिए हानिकारक है। और ऐसा ही एक चौथा डायलॉग है, कली को मारने के लिए कल की बनना पड़ेगा। ये इसके बेस्ट डायलॉग्स हैं। अब आप इससे जज करिए कि कितने सीटी मार डायलॉग्स आपको नजर आते हैं। इस यूनिवर्स की कहानियों में ऑथेंटिसिटी की खासी कमी है, चाहे वो सेट पीस हो, एक्शन सीक्वेंस हो, मिशन हो जिन पे वो जाता है हीरो, डायलॉग्स हों, और सबके सब ऐसा लगता है इंटरनेशनल जो फिल्म फ्रेंचाइज या सीरीज हैं उनसे या तो प्रेरित हैं, कहीं कहीं से कुछ पेस्ट कर लिया गया है। मसलन वॉर 2 के एंड में एक बर्फीली गुफा है, वहां कबीर से कोई कहता है, तुम शैतान हो, जो भी तुम्हारे पास आता है वो मारा जाता है, जो भी तुमसे प्यार करता है वो जिंदा नहीं बचता है। अब इस सीन में, इस डायलॉग में राइटर्स की नीयत चाहे कितनी भी ईमानदार क्यों न रही हो, पर ये डायलॉग इस्तेमाल होकर घिस चुका है। जिसने भी थोड़ा बहुत भी इंटरनेशनल सिनेमा देखा है, जिसने थोड़ा बहुत भी स्पाई फिल्म्स को देखा है, सीरीज को देखा है, ऐसे ही जब शुरू में विक्रम को लाया जाता है कबीर को पकड़ने या मारने के लिए, तो कबीर ने उस समय जो शॉकिंग क्राइम किया होता है उसको लेके वो माइस का जिक्र करता है, MICE, माइस। इसको क्राइम या काउंटर इंटेलिजेंस में यूज होने वाला एक्रोनिम माना जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी इंसान 4 वजहों से ही अपराध करता है, मनी, आइडियोलॉजी, कॉम्प्रोमाइज या फिर ईगो के चलते। इन सब के चलते, किसी एक के चलते। अब एजेंट विक्रम को ये बात वहां बतानी थी मीटिंग में, और बड़ा स्टाइलिश और इम्प्रेस करने वाला लगा। कुछ दर्शकों को ये ज़रूर नया लगेगा, लेकिन ये एक्सपोजर की बात है। आपने अगर ऐसी सिनेमा और फिल्म्स को देखा है, ऐसी सीरीज फिल्म्स को देखा है, तो वहाँ बार बार आपने इसको स्माइस के जिक्र को पाया होगा। ये बेसिक जिक्र है, कुछ इसमें नया नहीं है। मजबूत पहलू ये है कि इस स्पाई यूनिवर्स के एक्टर्स बड़े स्ट्रांग हैं। उनको जो मिल जाता है, जो लिखा मिल जाता है, उसको वो निभा ले जाते हैं, और जहाँ जितना ज़रूरी है उतना वो देखे ही जाते हैं।
वॉर 2 का स्पाई तंत्र है वो एक बॉलीवुड स्पाई तंत्र से ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। ये एक सीमित करने वाली चीज़ है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को मारते अज्ञात गनमैन को आप लीजिए, या एक मंत्री के परिवार पर आसमान में ही हमला होता है, उसके लिए B-2 बॉम्बर जैसा बड़ा अमेरिकी विमान यूज़ किया जाता है, वही B-2 बॉम्बर जिसका इस्तेमाल ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमले करने के लिए किया गया था। या फिर डायलॉग्स में जैसे इंडिया फर्स्ट टर्म है उसका बार बार जिक्र आता है। इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दो तो जो दुनिया में मौजूदा जियोपॉलिटिक्स है उससे बड़ा अछूता रह के ये कहानी आगे बढ़ती है। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़, अपडेटेड चीज़ आपको इस कहानी में नहीं नज़र आती है। जैसे कली कार्टेल को आप ले लो, दुनिया के ताकतवर और भ्रष्ट देशों के अलग अलग प्रकार के तत्वों का ये संगठन है जो दुनिया को और भारत जैसे देशों को कंट्रोल करना चाहता है। इस फिल्म में कली कार्टेल का पूरा फोकस भारत पे है, ठीक, लेकिन फिर भी इस कार्टेल में तुर्की जैसा शत्रुवत देश नहीं है, लेकिन श्रीलंका जैसा या म्यांमार जैसा अशत्रुवत देश इनकी टेबल पे बैठा नजर आता है, उसके लोग इस टेबल पे बैठे नजर आते हैं। अब उनका क्या एजेंडा और क्यों एजेंडा ये समझ से परे है। इसमें जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव बैठे दिखते हैं वे भी ऐसे हैं कि वो डराते नहीं है, जबकि उनके एजेंडा है वो डरावने हो सकते हैं, होने ही चाहिए अगर आपको कहानी को मज़ेदार बनाना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है। न ही उन लोगों के संवादों में बदलते हुए मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर का कोई रेफरेंस नज़र आता है। इस कार्टेल में स्टेट एक्टर्स कम नज़र आते हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रूनो हेलर की आप सीरीज़ का ज़रा एग्जाम्पल लें। ब्रूनो हेलर ने 5 सीजन वाली इंगेजिंग सीरीज़ गौथम बनाई थी। गौथम के अंदर एक गोपनीय सा संगठन होता है, द कोर्ट ऑफ आउल्स। तो हमारा जो ये कली कार्टेल है वो उस कोर्ट ऑफ आउल्स के ज़्यादा समरूप नज़र आता है। उसमें गौथम के सबसे धनी लोग अदृश्य ढंग से बिना किसी को पता लगे इस शहर को चला रहे होते हैं, सरकारें नहीं चला रही होती है। फर्क इतना है कि गौथम वाला ये संगठन है या दुनिया का कोई भी डीप स्टेट जो है वो डराता है, लेकिन वॉर 2 का ये कार्टेल डराता नहीं है। और कथा में इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी खासा सतही है। डायरेक्टर अयान मुखर्जी के ट्रीटमेंट में गुजरे ज़माने की मसाला फिल्मों का थोड़ा स्पर्श है। अमिताभ भट्टाचार्य ने एक गीत लिखा है जनाबे आली। वो इस गीत में लिखते हैं, घोल के अंग्रेज़ों वाली धुन में थोड़ी सी कव्वाली जनाबे आली। लेकिन उनके विलन जगीरा डाकू या शाकाल या मोगेम्बो या गब्बर जितने डरावने भी नहीं हो पाते, जबकि गुजरे ज़माने के विलन्स हैं। अब हमारे लिए इनमें कोई सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं रहा है। और जो ग्रे कैरेक्टर एजेंट विक्रम चेलापति का है जिसको NTR जूनियर ने प्ले किया है, वो भी कुछ कुछ सन्न कर जाता है, चौंकाता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी या उसका जो रिवेंज या जो उसका ड्राइविंग फोर्स है उसमें तार्किकता या तारतम्यता या एक जो बेस है उसकी कमी है। इस किरदार को जूनियर NTR ने थोड़ा अपने स्टाइल में लाउड और जैसा हम जानते हैं उस अंदाज में प्ले किया है। और विंग कमांडर काव्या के रोल में कियारा एक सुंदर स्त्री लगी हैं, कामुक लगी हैं, इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं लगी हैं। काव्या बड़े प्लेयर्स के बीच में एक्ट करती नजर आती हैं, अंत में थोड़ा सा एक्शन भी करती है, लेकिन वो या तो कोई आई कैंडी से नजर आती है या फिर कबीर के पास्ट का एक ज़रूरी चैप्टर बन के रह जाती हैं। एक सीन में काव्या का कोई करीबी मर जाता है तो उसके दाह संस्कार के बाद के जो दृश्य होते हैं उसमें आप पाते हो कि वो इस लॉस से बहुत जल्दी उबर गई होती है, जबकि एक ऐसा लॉस है जो शायद उसके लिए सबसे बड़ा लॉस है। ये जो जल्दबाजी है या जो इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी है, ये भी राइटिंग से यही नजर आती है। कर्नल लूथरा जिसको आशुतोष राणा ने प्ले किया और कबीर जिसको ऋतिक ने प्ले किया, ये दो ऐसे पात्र हैं, सिर्फ 2 ऐसे पात्र हैं जो श्रीधर राघवन और अब्बास टायरवाला की राइटिंग से इतर भी शून्य में भी ऑपरेट करने की ताकत रखते हैं। लिखावट जैसी भी हो, जो भी सीन हो, जो भी डायलॉग हो, उनकी ऐसी शैली है और उनका ऐसा अंगदी पैर है कि दर्शक का मन रमा रहता है और दर्शक जब जब ये स्क्रीन पे रहते हैं इमोशनली रिएक्ट करता रहता है। चाहे अविनाश राठौड़ हो, चाहे जवान हो, चाहे कबीर हो, चाहे एजेंट विक्रम हो, इस यूनिवर्स की अब तक आई 6 फिल्मों में राइटर्स सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए हैं। वे कुछ भी फ्रेश न लिख सके, स्पाई जॉनरा में कुछ वैसा मौलिक न ला सके जैसा मान लीजिए दृश्यम में या अ वेडनेसडे में या मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में हमने देखा। वो ऐसी फिल्में साबित हुई कि विदेशी मेकर्स ने भी उनको रीमेक करने की कोशिश की क्योंकि बड़ा ऑथेंटिक और मौलिक उनको लगा। इसीलिए अब तक ये रहा है कि यशराज की स्पाई यूनिवर्स की हर फिल्म को देखकर थिएटर से निकलते हुए मन में संतोष का भाव कभी नहीं रहा। चूंकि इनमें एक्शन की कड़ी मेहनत हुई और अभिनेताओं ने राइटिंग को संभाले रखा तो इन फिल्मों को खारिज कभी नहीं किया जा सका, लेकिन इस मीडियोक्रिटी को देखकर खींच बढ़ती जाती है।
आदित्य चोपड़ा अपने पिता यश चोपड़ा से संकेत ले सकते हैं। यश चोपड़ा ने इंडस्ट्री के प्रेशर और बॉक्स ऑफिस के नुकसान की निश्चितता होते हुए भी 1991 में लम्हे का जो बोल्ड क्लाइमेक्स था उसको नहीं बदला। उनसे बार बार बोला गया, उन्होंने नहीं बदला। फिल्म ने पैसे नहीं कमाए, फ्लॉप कहलाई, लेकिन उन्हें कभी इस बात का पछतावा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि इस फिल्म ने क्लासिक्स में अपनी जगह पक्की की। आदित्य अपनी राइटिंग टीम में फ्रेश और बोल्ड ब्रेन्स को ला सकते हैं। वॉर 2 के अंत में जिस अगली फिल्म अल्फा का टीज दिया गया है वो कुछ अलग स्वाद वाला सा लगता है, कुछ सॉलिड सा लगता है। इसको द रेलवेमैन सीरीज वाले शिव रवेल डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन ये कितना सॉलिड होगा और कितना सफल होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना ऑथेंटिक और कितना इनोवेटिव होने को तैयार हो एज अ फिल्म मेकर। अल्फा में विलन का रोल एक एक्साइटिंग कारनामा है। जिस व्यक्ति को कास्ट किया गया वो बड़ा अमेजिंग नजर आ रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी कि अगर आप अपनी राइटिंग संभाल लेंगे तो आप सब संभाल ले जाओगे। वॉर 2 के बारे में ये बातचीत यहीं तक। आप उस फिल्म को देखें, अपनी राय बनाएं। शुक्रिया।